नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख पा रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। बंगाल में जिस तरीके के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं और उसके बाद बहुत अलग तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या साल 2011 के बाद एक अलग तरीके का उलटफेर हम देख पा रहे हैं। ममता बनर्जी की क्या विदाई एग्जिट पोल के मुताबिक मानी जा रही है, अगर एग्जिट पोल पर हम आप और पूरा देश अगर विश्वास करें। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और विपक्ष ने भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है संदर्भ श्रीवास्तव जी। संदर्भ जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ आप पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। कांग्रेस से गौरव जैन जी हैं, आप प्रवक्ता है कांग्रेस से। गौरव भाई, बहुत आपका भी स्वागत। और अमल कुसुमदा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप फिल्म मेकर हैं, कोलकाता से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत अमल दा। और अनुज मिश्रा हैं जो आरएसएस विचारक हैं, उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। अनुज, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले अमलदा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे चुनाव को आपने बहुत करीब से देखा है। बीजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्या ये हकीकत है? क्या वाकई में ममता दीदी की विदाई मान ली जाए या नहीं? अभी इंतजार करना होगा और पूरी तस्वीर के लिए 4 मई का इंतजार करेंगे। अमल दादा जी नमस्कार। एक्चुअली देखिए, जो एग्जिट पोल है वो अपने जगह पे है। एग्जिट पोल एक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है। कई बार गलत भी निकलता है, कई बार सही भी निकलता है। मगर जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, स्टेशन हूँ और बहुत विस्तार से घुमा हूँ, देखा हूँ, चप्पा चप्पा घुमा हूँ प्रैक्टिकली। तो मुझे जो लगता है पब्लिक परसेप्शन जो है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक जो एग्जिट पोल का जो एवरेज है उसके पक्ष में है। यानी इस बार की 18th जो असेंबली इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का, वो पूरा बीजेपी के की तरफ उसकी रुझान है। पूरा जो स्विंग है वो बीजेपी की तरफ है। और उसकी मेन जो कारण है इसमें, बंगाल में एक छवि जो सरकार है, जो टीएमसी का 15 साल से जो राज चल रहा है, उन लोगों ने रखा है पहले से ही। ये एसआईआर के चलते पीपल का ये डेस्परेशन है कि वोट डालना ही डालना है, नहीं तो हमारा नाम कट जाएगा। These are not, these are not truth. एक्चुअली लोगों की जो परसेप्शन है वो एक बदलाव के लिए, जैसे बीजेपी ने इस बार स्लोगन रखा था, पाल्टानो दरकार ताई बीजेपी सरकार। यानी बदलना जरूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार चाहिए। और इस बार की चुनाव में लोगों में जो उत्साह, जो हमने हर तरह की जो तबके के लोगों का हमने देखा, वो रियली रिमार्केबल है। क्योंकि मैं हैव बीन फॉलोइंग इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल फॉर लास्ट सेवरल इयर्स, बहुत सारा देखे। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार की इलेक्शन कुछ अलग है। लोग इससे एंटी इनकम्बेंसी बोल रहे हैं। मुझे लगता है इसको कहना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है, मगर इट इज वेरी मच प्रो चेंज। लोगों को एक चेंज की खोज है, इसीलिए उनको लगा जो वायबल अल्टरनेटिव जो है वो बीजेपी है। और जाहिर सी बात है कि वाम फ्रंट का जो सीपीएम रिलेट जो वाम फ्रंट था, उसका तो नामोनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कांग्रेस भी ना बराबर है, बिल्कुल ना बराबर है, 7-8% पे उनका दादा, मैं वोट आ लौटूंगा जाता आपके है। पास। कांग्रेस का आपने जिक्र किया है, मेरे साथ गौरव जैन है, मेरे प्रिय भाई है और जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिन्होंने बहुत ज्यादा यात्रा की है। गौरव, मैं आपसे समझना चाहूंगा, टीएमसी को आप कहां देख पा रहे हैं? और आपने भी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार अकेले चुनाव लड़ा है। क्या मजबूत वाकई में बीजेपी खुद को कर पाई है? और एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, 15 साल में सूबे की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की विदाई तय है। आप क्या देखते हैं, एक यूथ के तौर पर भी बताइएगा गौरव। जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भाव था बदलाव का, और बंगाल में लोग चाहते थे कि बदलाव हो। लेकिन एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि लोग वहां पर जो था वो लेसर ऑफ द टू इविल्स के जो चीज है वो देखेंगे। आपने जो बात करी एग्जिट पोल की, चूंकि मैं भी वहां पर इलेक्शंस में गया, काफी लोगों से बात करी, तो एक चीज जो मुझे देखने में लगी, जो कई लोग उससे शायद वास्ता ना रखें, लेकिन ये था कि मैंने जितने भी लोगों से बात करी, जो लोग हिंदी बोल रहे थे
वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जो थे उनकी बात कर रहे थे, और जो बंगाली बोल रहे थे वो टीएमसी की बात कर रहे थे। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल बेल्ट है, वहां पर कांग्रेस अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा गेन करने वाली है। जो कांग्रेस का पिछले इलेक्शन में जो रिजल्ट था उससे काफी ज्यादा टैली जो है वो इम्प्रूव करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को उन इलाकों में जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहां पर एक बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रही थी जनता, और वहां पर वोटिंग भी उस हिसाब से हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारी रिकवरी होगी सीट्स की, हमारा जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। और अगर रही बात बंगाल की कि स्टेट लेवल पे क्या होने वाला है, तो जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी वहां पर आ जाएगी, तो वो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और क्योंकि 2021 का भी जब एग्जिट पोल आए थे तो काफी लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो बीजेपी है वो आपकी 140 150 सीटें तक ले आएगी, लेकिन एंड में जब रिजल्ट आया तो सबने देखा क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल के लोगों ने अभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट करा है, और जिस दिशा में एग्जिट पोल जा रहे हैं, जुम्मा जुम्मा 2 दिन और बचे हैं, तो पता चल जाएगा कि बीजेपी वहां पर ब्रीच कर पाई है या नहीं कर पाई है। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी की वहां पर सरकार बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, गौरव भाई का मानना है, गौरव जी का मानना है कि बीजेपी बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर मैंडेट हासिल कर पाए और खुद की सरकार बना पाए। संदर्भ जी, आप मुझे समझाइए, क्या वाकई में आप लोगों ने जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ और 1.5 से 2 महीनों में जो तैयारी की, 6 महीने से आपका केंद्रीय नेतृत्व डेरा डाले हुए, बड़े बड़े नेताओं की आपने फौज उतार दी, कोई कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन दीदी का कैसे मुकाबला हो पाएगा? क्या वाकई में भरोसा लोग कर पाए हैं बीजेपी पर, और जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं? मेरे भाई जी, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वही जनता बता रही है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है ही। ममता बनर्जी जी अपनी सीट से भी हार रही हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही है, उनका राजनीतिक कैरियर का अंत हो रहा है। भाई जी, आपने बोला कि कई बीजेपी के बड़े नेता बंगाल में डेरा डाले हुए। डेरा थोड़ा सा अप्रत्याशित, थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है। हमारा सेटअप ही इतना विस्तृत है, हमारा संगठनात्मक आधार ही इतना विस्तृत है। हमारे कोई, मेरी बात सुनिए, आप डेरा कोई भी डाल सकता ना, मैं आपके घर में आ सकता हूँ डेरा डालने। डेरा कोई अमर्यादित शब्द नहीं है समर्थ जी। मैं आपको इसलिए रोकना चाहा कि डेरा तो मैं भी आपको डाले कि 5 से 7 दिन में डेरा डाले हूँ, और समर्थ जी को बेहतर तरीके से मुझे समझना है तो समर्थ जी के घर पर 4 से 5 दिन में डेरा डाले हैं। ये कोई मैंने बेहतर शब्द इस्तेमाल किया है, अमर्यादित शब्द नहीं है समर्थ जी नेताओं के लिए। और नेता तो हर राज्य में डेरा डालते हैं, कोई परमानेंट डेरा तो डालता नहीं है। मर्यादा तो उल्लंघन तो मैंने नहीं बोला, मैंने तो बस ये बोला कि हमारे पास चेहरे इतने ज्यादा हैं कि लोग बीजेपी के चेहरे गिनने लगते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए। आप कभी टीएमसी से पूछते हैं, एक परिवार एक व्यक्ति पर पूरा व्यवस्था चल रही है, भतीजा अब भद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जनता को डरा रहा है। वहां पर भी आप चेहरे खोजिए, वहां पर कहां से परिवारवाद आ जाता है। और हमारे तो स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी भी कह दिए कि ममता जी की गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। हमारे तो स्टार प्रचारक राहुल जी स्वयं कह दिए कि ये चुनाव ममता जी की गलत नीतियों का चुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। जी ठीक है, अनुज मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, आरएसएस विचारक हैं आप। अनुज, क्या आपने इस चुनाव को देखा है तो आप क्या मान रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ एक पोलराइज चुनाव है और इसका असर एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है? पूरा हिंदू बनाम मुस्लिम इस चुनाव को शुरुआत से आखिरी तक क्या आपने देखा है? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। आखिरी वक्त तक इस चुनाव सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण पर टिका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने तमाम बयानों में जिक्र किया घुसपैठियों का, सीए का। शाह ने तो एक से बढ़कर एक बार किए ममता दीदी पर कि घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, संविधान से देश चलेगा। क्या वाकई में पोलराइज हुआ है बंगाल का चुनाव? देखिए प्रिया जी, अभी जो चुनाव का परिदृश्य देखने को मिल रहा, जैसे आप एग्जिट पोल में भी देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और टीएमसी कहीं ना कहीं ममता दीदी की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। ये आपको मानना पड़ेगा कि टीएमसी सरकार में किस तरीके से किसी एक विशेष वर्ग को पूरी तरीके से टारगेट किया जाता था। घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने पूरी छूट दे रखी थी। अभी आप देख लीजिए कि
एक ऐसा लोकतंत्र का पर्व, ये ऐसा चुनाव है 2026 का, जहां 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, भय मुक्ति से हुई है। पूरा पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से भय मुक्त था। क्यों था? क्योंकि वहां पूरी तरीके से मुस्तैदी से पूरा चुनाव आयोग लगा और वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जिससे जो एक विशेष वर्ग के लोग जो धमकाते थे, हिंदुओं को धमकाते थे, लोगों को धमकाते थे कि भाई वोट कैप्चरिंग होती थी, इसी संदर्भ में देखा जाता था कि आधी से ज्यादा चुनाव पूरा वोट कैप्चरिंग कर लिया जाता। एसआईआर हुई, पेटिया भागे। जो उस तरीके से देखा जाता है कि इस चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग 92% से ऊपर हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में हुई है, हिंदुत्व के पक्ष में हुई है। ये कोलकाता का अस्मिता का जो सवाल उठता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, जो जो शक्ति का केंद्र माना जाता है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे संदर्भ में देखा जाए, चुनाव के संदर्भ में, तो वो बीजेपी के पक्ष में आया है। और एक समुदाय को अगर हटा के देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदे में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका यही पूरा आंकलन निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी के फेवर में चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है और पूरे तरीके से स्थानीय मुद्दों के आधार पर ममता बनर्जी को नकारती हुई पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन नजर आ रही है। अमलदा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ चाहे अपने भाषणों में जिक्र करते रहे, आपने भी सुना पहले चरण में, दूसरे चरण में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमावर्ती इलाकों में रैली होती है तो उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए कि जो शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश से प्रवासी शरणार्थी हैं, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया और समझाने की कोशिश की कि हम शरणार्थियों को विदा नहीं करने वाले, हम सीएए लाएंगे और उन्हें बाकायदा मर्यादा के साथ पश्चिम बंगाल में रखेंगे। और ऐसे वक्त में उत्तर 24 परगना में उन्होंने इस रैली को संबोधित करते हुए क्या संदेश देने की कोशिश की कि नहीं, भारत वाकई में संप्रभुता वाला देश है और किसी भी शरणार्थियों को बांग्लादेश से भगाया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, शर्त एक रहेगी कि सीए लागू होगा और उसी के साथ आप लोगों की एंट्री होगी। अमलदा, ये बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री जी ने संदेश खाली में जो रैली था नॉर्थ 24 परगनास में, लास्ट में रैली था, उसमें उन्होंने जरूर कहा है। और देखिए, अगर घुसपैठी कहे कि या इन्फिल्ट्रेशन कहे, तो ये तो एक भयंकर समस्या रहा है वेस्ट बंगाल का। हम सब बहुत ही परेशान है लोग, मतलब सदियों से परेशान है। और स्पेशली 70s में जो बांग्लादेश का ये हुआ, तो वहां पे जो पाकिस्तानी एट्रोसिटी शुरू हुआ उसके चलते, और बाद में बांग्लादेश हम जानते हैं कंपैरेटिवली काफी वीक इकोनॉमी है, तो उनकी रुझान जो है हमेशा इंडिया की तरफ रहा और इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बंगाल और त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो तो हमारी एक समस्या है। अच्छा, उसके साथ साथ जो हुआ है यहाँ पे जो लोकल डिस्पेंसेशन रहा है, चाहे वो लेफ्ट का रहा, चाहे 34 साल, या तृणमूल का रहा 15 साल, उन लोगों ने क्या किया, बड़ा ही इलीगल वे में उन लोगों को जो उन लोगों की सिटीजनशिप जो है उसको जस्टिफाई करने लगे। उनका राशन कार्ड बनाया, उनका आधार कार्ड बनाया, ये सब जो है ना, सो मच। तो मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ कि 2006 में जो इलेक्शन है उसमें जो मुस्लिम वोट है, हमारे यहाँ मुस्लिम वोट करीबन 27% है, उसका आप देखिए 22% मुस्लिम वोट तृणमूल की तरफ गया, तो तृणमूल को 30 सीट मिला। फिर 2011 में जब वो बढ़ के 35 हो गया मुस्लिम सपोर्ट, तो उनका एकदम से जो उछाल आया वो 184 सीट्स मिला टीएमसी को। और 2016 में जब 51% मुस्लिम उनके साथ गए, क्योंकि वो अपीजमेंट के चलते वो गए, तो वो सीट उनका टीएमसी का बढ़ के 211 हो गया। और देखिए, हैरान करने वाली बात, 221 में बात को फैक्ट समझाया है और इसी फैक्ट के साथ मैं आपसे सवाल भी लेना चाह रहा था, क्योंकि जो मैं तैयारी करके आया था, जितने भी बांग्लादेश से सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ऐसे कई जिले हैं, चाहे उत्तर 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, इस सेंसिटिव इलाका रहा है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं बंगाल को समझता हूँ, वहां पर 55 से 60% आबादी मुस्लिम पहुंच गई है। और यही फैक्टर है कि मुस्लिम आबादी को साधते हुए पश्चिम बंगाल का जो दूसरा चरण है, जहां पर ममता दीदी हर बार एक कदम आगे नजर आती है, उनका एक वोट बैंक है और उन्होंने 142
माफ कीजिएगा 113 सीटें जीती। क्या ये जी मुस्लिम वोट बैंक अगर 113 सीटों के साथ वापसी करता है तो ममता दीदी को लोग कैसे विदा कर पाएंगे? मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ, यही लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि 113 सीटें जो दूसरे चरण में मतदान हुआ है, यहाँ पर 55 से 60% मुस्लिम वोटर्स है, जो एक तरफा ममता दीदी का वक्त है, इसको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाइवर्ट कर पाएंगे अपनी पाली में? अमलदार। नहीं नहीं, एक चीज समझना होगा, जो हम्म प्रॉब्लम था इससे पहले कि हिंदू हम्म वोट का कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। ठीक है, हिंदू हम्म वोट जो है वो जो 70% के ऊपर हिंदू वोट है वो बिखरा हुआ था। ठीक है, हम्म बहुत सारा नैरेटिव के चलते पहला जब बात यह है कि कहा जाता था ये काउ बेल्ट की पार्टी है, इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, दिस दैट। मगर अभी हम्म बीजेपी आज एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है। तो उनकी बिल्कुल। बहुत सारा कार्यकर्ता है, लीडरशिप है, और उसमें हम्म बड़ा फर्टाइल ब्रेन्स है। तो बंगाली को ये दिखाना था, ये प्रूफ करना था कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बहुत ही एनलाइटन है, बहुत ही पढ़े लिखे है, बहुत ही विद्वान है। आपने देखा हाल ही में जो नीति आयोग है उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया था एक बंगाली इकोनॉमिस्ट को, अशोक लाहिड़ी। हम्म तो ये सब बड़े बड़े विद्वान सामने आते ही वोटर्स का परसेप्शन बदल गया, और जो मुस्लिम जो इन्फिल्ट्रेशन इतना बढ़ता गया, तो हम्म नेचुरली हिंदू वोट का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हुआ। जो 70% हिंदू वोट था उसकी मौत, मतलब काफी एक बड़ा चंक जो है वो बीजेपी को ठीक है, पहले मैं समझ गया 41% गौरव। के आसपास। हवलदार इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि गौरव आपने भी देखा कि 2011 के बाद परिस्थितियां बहुत अलग तरीके की बदली हैं। लेफ्ट वहां पर पहले मौजूद था और बेहतर तरीके से मजबूत था। क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने इस बार बहुत मेहनत की है, कांग्रेस का वोट बैंक बहुत कम होता चला गया लगातार, आपने भी देखा ममता दीदी की जड़ें मजबूत होती गई। अब आपके नेता राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को मजबूत करने में किसी का योगदान है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। इसे किस तरीके से कांग्रेस देख पा रही है? क्योंकि अगर बीजेपी यहां पर मजबूत हो रही है तो शायद 15 साल बाद लेफ्ट को उखाड़ फेंका ममता ने, अब ममता को उखाड़ फेंका बीजेपी ने। आप लोग बहुत पीछे नहीं जाएंगे बंगाल पॉलिटिक्स में? जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे जिस सिर्फ मुद्दों पे बात हो रही है वो हिंदू बनाम मुस्लिम की बात हो रही है। बाकी बंगाल में कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया पिछले 15-20 सालों में, कैसे वहाँ का युवा जो है वो आज भी प्रदेश के बाहर पलायन कर रहा है। तमाम जो खामियां हैं बंगाल के गवर्नेंस में उसके ऊपर बात नहीं हो रही, सिर्फ बात हो रही है कि इस पे हिंदू बनाम मुस्लिम पे। और जो राहुल जी ने कहा वो यही बात तो कह रहे थे कि ये दोनों पार्टियां जो है वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वहां पर बीजेपी जा रही है तो वो जाके वहां पे बोल रही है कि देखिए हम मछली खाते हैं। आप बताइए इस चीज को क्या वोट मिलेंगे क्या आप जाके बोल रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि आप नवरात्र ये क्या बोलते हैं मंगलवार को हम मछली वो नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, वहां जाके आप बोल रहे हैं मछली दिखा के बोल रहे हैं कि ये मछली तो सात्विक है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो देश में जो राजनीति का स्तर है वो इन दोनों पार्टियों ने बहुत हद तक गिरा दिया है। और यही जो चीज है आपने बात करी कि बंगाली को उन्होंने नीति आयोग का बना दिया। बंगाली कम्युनिटी को किसी के टोकनिज्म की जरूरत नहीं है कि आप एक आदमी का चेहरा दिखा के बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे पास बहुत बड़ा इंटेलेक्ट है। बंगाल जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी का एक वहाँ पे पैदा हुए थे, मतलब राजा राम मोहन रॉय जी से लेकर के कितने तमाम जो लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और तमाम लोग बंगाली हेरिटेज के जिन्होंने पहले करा हुआ। आज वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम की बन के रह गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए राहुल जी ने जो है इन दोनों दो पार्टियों का विरोध करा कि एक जो है सिर्फ बात जो आप कर रहे हैं हिंदू बनाम मुस्लिम, वहाँ पे ना तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका उससे सॉल्व हो रहा है, ना कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इतने सालों में वो सॉल्व हो रहा है, ना तो वहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है वो ट्रेंड जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो पूरा पॉलिटिकल डिबेट है, पूरा सिनेरियो है, वो वेज नॉन वेज, हिंदू मुस्लिम, मछली बीफ, इन सब चीज़ों के आसपास घूम रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है इन मुद्दों पे ना चर्चा करते हुए अगर बंगाल में असली मुद्दों पे चर्चा होती तो बेहतर होता चुनाव के लिए। लेकिन दोनों पार्टीज ने आपस में लगता है कि 60 गार्ड से एक ने बोल दिया कि हम इस वोट बैंक को कैटर कर लेंगे, एक ने बोल दिया हम उस वोट बैंक को कैटर कर लेंगे, और ये बहुत ही गलत है और इसीलिए हमने इसका विरोध करा था। ठीक है समर्थ जी, बीजेपी नेताओं का अति आत्मविश्वास ही जो जितने विपक्ष के नेता हैं, और इसीलिए वो केंद्रीय चुनाव आयोग पर, वहां के सुरक्षा बल जितने तैनात किए गए हैं, वहां के प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हैं? अभी नतीजे तो आने दीजिए, अभी तो एग्जिट पोल है। इतना आत्मविश्वास आप लोगों का कहीं ना कहीं विपक्ष
जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल पूछने पर इसीलिए मजबूर है। कितना आत्मविश्वास कैसे, इतना कैसे हो सकता भाई कि 150 से 170 पहुंच जाएंगे आप, 77 से सीधा दोगुना। मेरे भाई जी, आत्मविश्वास जमीन पर काम करने से आता है। मेरे भाई जी, जमीन पर आत्मविश्वास तो ममता जनता दीदी के भी बीच कहती है रहने सब, से आता सड़क है। पर उतरती है माइक लेके और चिल्लाती है कि नहीं, टीएमसी बंगाली अस्मिता को दूसरों के हाथों में मत सौंपिए, ये बीजेपी वाले 4 दिन आएंगे और उसके बाद भूल जाते हैं। मेरे भाई जी, बीजेपी कोई बंगाल के लिए बाहरी नहीं है। संगठनात्मक स्तर पर हम आजादी के बाद से बंगाल में काम कर रहे हैं। बंगाल का हाँ कुछ दुर्भाग्य जरूर रहा, वामपंथ के खात्मे के बाद एक अति वामपंथी विचार वाली महिला वहां पर सत्ता में आ गई। ये थोड़ा सा एक बुरा समय रहा बंगाल के लिए। पर जैसे कि अभी कांग्रेस से जुड़े मेरे मित्र ने बोला कि प्रगतिवाद की बात होनी चाहिए, वे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रगतिवाद की बात कर रहे थे, श्री राहुल गांधी जी प्रगतिवाद की बात कर रहे थे। मेरे भाई जी, ये प्रगतिवाद का ही तो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। देश की जनता, बंगाल की जनता ये जानती है कैसे जहां जहां भारतीय जनता ठीक पार्टी है, की प्रदेश स्तर पर सरकार मैं रही समझ है, गया, डबल ये बात इंजन की समझने की सरकार नहीं है। ने कैसे ठीक है, विकास किया है। मैं समझ गया कि आप केंद्रीय जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनके आसरे उनको समझाने की कोशिश आपके आलाकमान नेताओं ने की और इसीलिए कहा है कि मोदी है तो भरोसा है और भरोसा है तो मोदी है। अमलदा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा और इस चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। ममता दीदी को अगर सत्ता तक पहुंचना है तो वो कौन से 2 से 3 मुद्दे रहे होंगे जिन्होंने वोट किया होगा? क्योंकि एक बात तो तय है कि ममता दीदी की छवि तो अभी भी है, जितना बंगाली लोगों से बातचीत करने से समझ में आया है, लेकिन जो उनकी फौज है उससे जरूर लोग नाखुश हैं। अगर ये एग्जिट पोल ममता दीदी के पक्ष में जाते हैं तो ये माना जाए कि नहीं, अभी दीदी का जादू तो बाकी है। और जिस बात का जिक्र सयानी घोष भी कर रही हैं कि इंतजार करिए, यहाँ दीदी अकेली नहीं है, पूरी बंगाल की जनता जनार्दन ने समझ लिया है कि नहीं, 4 दिन की चांदनी बीजेपी वाली नहीं। मेरे ख्याल में बीजेपी आज उस जगह पे नहीं है कि बाहरी पार्टी है, बाहर से लोग है, इन्फिल्ट्रेटर है, ये है, दिस दैट, दिस आर ऑल नॉनसेंस नैरेटिव। बीजेपी बहुत ही अच्छी तरह से बंगाल की जमीन पर पैर रख के चल रहे हैं। यहाँ की जो लोकल लीडरशिप बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। ऊपर से मोदी जी, अमित शाह जी, सारे तमाम लोग आए, स्मृति ईरानी जी बहुत मेहनत की, सब लोग आए। मगर एक तो बात वो है, सेकेंडली जो ममता दीदी का जो एक बहुत बड़ा ये था, लक्ष्मी भंडार आप जानते हैं, 1500 रुपया करके लेडीज को देते थे। बिल्कुल, तो बीजेपी ने वो 3000 एक किया। बहुत 3000 कर दिया, वो 3000 कर दिया और उनकी कमिटमेंट में बड़े पक्के हैं बीजेपी। देखिए, एक दल है जो कि केंद्र में 13 साल से राज कर रहे हैं, जो 21-22 स्टेट में राज कर रहा है, तो उनका जो प्रति जो लोगों का भरोसा वो अपने आप बन जाता है। और टीएमसी एक लोकलाइज्ड पार्टी है, लोकल पार्टी है, बाहर जाने की कोशिश किया, गोवा में, त्रिपुरा ठीक है, में, असम में, कहीं पे भी मैं सक्सेसफुल समझ नहीं गया रहे। हूं, कहीं ना कहीं तो महिलाओं का झुकाव बीजेपी एक की ओर नजर आ रहा है। गौरव, गौरव जी आप कुछ कह रहे थे? गौरव भाई, बस एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी बात करी, बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल और बंगाली अस्मिता और पूरे लोग जानते हैं। तो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी की जो 70% कैंडिडेट हैं वो दूसरी पार्टियों से उन्होंने किडनैप करे हैं या फिर उन्होंने जो भी करा है, उनके आधे से ज्यादा लीडर जो है उनके है ही नहीं। तो वैचारिक कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई वैचारिक मत एक सा हो, वो सब उन्होंने किडनैप करके दूसरी पार्टी से डरा धमका के जो लोगों को लेके आए हैं। इनके एलओपी खुद 10 साल पहले तक दूसरे का झंडा उठा के चलते थे। तो ठीक है, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी खुद अभी थे, बिल्कुल वही तो, वो कोई बात नहीं है, चाहे बंगाल में हो चाहे असम में हो, इनके किराए की बैसाखियों पर इनकी सरकारें चल रही हैं। और जब इनके हाथ से ईडी सीबीआई चला जाएगा तो समझ में आ जाएगा कौन कितना पानी में है। चलिए, बस बेहद इसी के साथ महत्वपूर्ण में आपने बात कही है गौरव, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। गौरव जैन जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेहतर तार्किक पक्ष रखा। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया अनुज। समर्थ श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमलदा आपका भी बहुत संदर्भ शुक्रिया। श्रीवास्तव, सूर्या जी, संदर्भ श्रीवास्तव। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, संदर्भ श्रीवास्तव मुझे समर्थ बताया गया। संदर्भ श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ आप जुड़े। और अमलदा आपका जी, भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। और आपने तार्किक तरीके से मुझे भी बंगाल की सियासत को समझाने की कोशिश की कि कैसे पोलराइज हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर अगर रैली की है
तो क्या इसके नतीजे अलग तरीके के निकलकर सामने आए? बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ भारत एक्सप्रेस का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते रहिए।